हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये बिहार स्पेशल का मास्टर वीडियो है। इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी कराते चलूँगा और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा। ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ जिसे वनपाल बोला जाता है, बिहार दरोगा हुआ या बीपीएससी हुआ जो कि 27 दिसंबर को होने वाला है। अगर इसमें कोई भी आप एक फॉर्म डाले हुए हैं तो ये ज़रूर वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए लाभदायक होगा और यहाँ से आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप ऐसा और वीडियो चाहते हैं बिहार स्पेशल से तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 100 कमेंट सभी लोग मिलकर करिएगा, तो मैं ऐसा सेकेंड वीडियो भी ला दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण जिला। पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला दोनों एक ही था। अगर आप दिए होंगे ईएसआई के एग्ज़ाम तो 2 दिन पहले पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था या आंदोलन का, तो ये चंपारण जिला से हो जाएगा। उस समय चंपारण जिला दोनों एक ही थे, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा शिवहर जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शिवहर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पटना जिला हो जाएगा जो बिहार की राजधानी है। और आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा शेखपुरा जिला। ऐसे कर कर आपको याद करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई। जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है इसकी गठन कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ये गठन की गई थी, अगर दे मात्र ऐसा क्वेश्चन की गठन थी ये आपको 1931 में की गई थी और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, देखिए इसका गठन में मुख्य रूप से किसने आपको भूमिका निभाया था तो गंगा शरण, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, ये आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब 1934 में आपको विधिवत रूप से इसका गठन किया गया। ध्यान से रखिए, जब विधिवत रूप से गठन किया गया तो उसमें आपको ये लोग भूमिका निभाए थे जो अभी मैंने बताया। ठीक, ये कब कब विधिवत रूप से इसका गठन किया गया था 1934 में, ये याद रखिएगा। पूछ सकता है कि विधिवत रूप से कब इसका गठन या स्थापना किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 1934 लगाइएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1931 लगाना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जब विधिवत स्थापना हुआ था तो इसके सचिव भी बनाए गए थे। सचिव किसे बनाया गया था तो जयप्रकाश नारायण। और ये याद रखिएगा इसका जो गठन हुआ था विधिवत रूप से ये पटना में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सब आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी। जो पटना उच्च न्यायालय है जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए 1916। ठीक, ये याद रखिएगा। जो पटना उच्च न्यायालय है, अगर ये पूछे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ये सब आपको याद करते चलना है। ठीक, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था तो बिहार और उड़ीसा नाम का दो मिस की अलग एक प्रांत बनाया गया था। तो ये आपको अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था और आपको फिर 1936 में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर आपको उसके बाद कब हुआ तो ये याद रखिएगा एक डेट और 15 नवंबर 2000 बिहार से कौन अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है कि कब कब बिहार में कौन कौन जो राज्य हैं 2 भागों में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि उड़ीसा बिहार बना 1936 में, फिर 2000 ईस्वी में आपको बिहार से अलग हो गया झारखंड। क्वेश्चन देखिए 5 देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो देखिए बरौनी सबसे पहले तेल शोधक कारखाना है। आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है तो बरौनी में है। बरौनी किस जिला में पड़ता है तो बेगूसराय जिला में पड़ता है। ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1964 में। तो 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन आपका बन गया और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार स्पेशल में देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किसकी सहायता से, कौन देश तो यूएसएसआर सोवियत संघ की सहायता से यह स्थापित किया गया था। ये याद रखिएगा। अगर हम पूछे कि ये कौन से जिला में है तो बेगूसराय जिला में है। ठीक, बेगूसराय जिला में ही आपको बरौनी थर्मल प्लांट भी मिलेगा। ठीक, ये तेल शोधक कारखाना भी मिलेगा और कांवर झील जो मिलेगा ये बेगूसराय जिला में ही मिलेगा। कांवर पक्षी बिहार झील नहीं बोला जाता, कांवर पक्षी बिहार उसका नाम है। तो ये भी आपको बरौनी में मिलेगा। ठीक, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व के सबसे ऊंचा और विशालकाय बौद्ध स्तूप कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा और विशालकाय ये बिहार में ही है। ठीक, ये याद रखिएगा। विशालकाय और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है ये कौन है तो केसरिया है, ये याद रखिएगा, जो कि वैशाली जिला में है
1998 में इसे खोजा गया था, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की जो चर्चा मिलती है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए बिहार इसका नाम क्यों पड़ा पता है? बिहार इसको व्यवहार बोला जाता था, वो वाला जो व्यवहार बोला जाता, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध लोग थे, भिक्षु लोग थे, वो व्यवहार में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादा मठ था, बिहार था, तो इसलिए रहते थे, इसलिए इसका बिहार, फिर बाद में जाकर इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक, ये याद रखिएगा। और बिहार में मुख्यतः अगर पूछा जाए कि बिहार का अलग पहचान देने या अलग राज्य बनाने में सबसे ज़्यादा किसका भूमिका रहा बंगाल से काटकर, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा का रहा था, यह याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। 8 क्वेश्चन के 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से आपको आराम से कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो याद है या तुक्का, दो ही कर सकते हैं। तो बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है ये 10 साल में 2001 से 11 तक ये 25.4% हुई है। 25.4% हुई है, ये क्वेश्चन लगा लेना है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि बिहार का आपको पूछा जाए कि ये कौन से रैंक पर था, ये पूछ सकता है ना कि कौन से रैंक पर था आपको वृद्धि के दर पर पूरे राज्य में, जो आप पूरे भारत में आपको जो राज्य है, तो ये 6ठे स्थान पर था, ये याद रखिएगा। लेकिन 2-3 बात याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है बिहार पूरे राज्य में। इसका जनसंख्या घनत्व जो है 11,006 है, ये याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर बिहार में जिले की पूछिए कौन सा जिला, तो आपको याद रखिएगा शिवहर जो जिला है ये सबसे जनसंख्या घनत्व इसका सबसे ज़्यादा है। और अगर कैमूर जिला पूछा जाए तो इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बिहार में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें रैंक पर आता है बिहार। ये सब आपको याद रखना चाहिए, आ जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो भी आता है क्वेश्चन मैं आपको बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ठीक, ये 1929 में प्रांतीय बिहार यहाँ पर देखिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की। प्रथम अध्यक्ष इसके बनाए गए थे यहीं सहजानंद। और ये किस अवसर पर? तो सोनपुर का मेला उस समय लगा था, उसी के अवसर पर ये किया गया था। किसान और किसान नेता में सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि नामी और सबसे ज़्यादा विख्यात कौन है, तो स्वामी सहजानंद ही है। पूरे भारत में हम बात कर रहे हैं। 9 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है? तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगता है। कौन कौन भैया? तो यहाँ पश्चिम में आइएगा, बिहार मान लीजिए, ऐसे आपको चित्रकूट मान लीजिए ना, ठीक, आयतकार मान लीजिए या चित्रकूट मान लीजिए, ऐसे बिहार, ठीक, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे कर जब लगता है, जो ऐसे कर लगता है इधर से और इधर तक, ये आपको यूपी, ऐसे झारखंड लगता है, इधर पश्चिम बंगाल लग जाता है, ऊपर जो है ये नेपाल से बॉर्डर बनाता है। ठीक, तो ऐसे कर देखिएगा ये 3 भारत के 3 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर जिला में है। 1976 में इसका स्थापना हुआ था, मुंगेर जिला में है। ठीक, 1976 में। और गौतम बुद्ध पूछे तो कहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गया में, तो वहाँ पर गया में है। ठीक, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो नालंदा में है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। सासाराम में शेर सूरी का मुकबरा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ से मैं सभी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो भी फैक्चुअल पूछता है। विधान परिषद अभी ईएसआई में पूछा हुआ था कि इनमें से किसमें विधान परिषद है। 4 राज्यों में बिहार भी दिया हुआ था। अगर ईएसआई के एग्जाम आप दिए होंगे तो उसमें बिहार में होगा विधान परिषद। विधान परिषद किन किन राज्यों में है सबसे पहले यह मैं आपको बता देता हूँ। तो यह है आपको बिहार में, आपके पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में चले जाइए, फिर आपको कर्नाटक में चले जाइए, फिर आंध्र प्रदेश में चले जाइए, फिर तेलंगाना में चले जाइए। ये आपके 6 राज्यों में आपको विधान परिषद है। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, तो पहले जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया है, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। तो टोटल राज्यों की संख्या अभी जो जिस दिन मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आज का डेट 8 है, 8 दिसंबर 2020, तो अभी 28 राज्य है और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये याद रखिएगा, केंद्र शासित राज्य या प्रदेश बोल सकते हैं। तो विधान परिषद यहाँ पर 75 है, यहाँ पर विधान परिषद की संख्या 75 है। ठीक, और विधान जो सभा है उसकी संख्या 243 है। लोकसभा की संख्या यहाँ सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की संख्या यहाँ पर 16 है और जिलों की संख्या 38 है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है आपको। अगर पूछे कि प्रमंडल बड़ा होता है कि अनुमंडल, तो प्रमंडल बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। प्रमंडल के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर 9 प्रमंडल है बिहार में। 9 प्रमंडल के बाद 38 जिला आएंगे बिहार में, फिर उसके बाद अनुमंडल आएगा। 101 अनुमंडल है बिहार में। ठीक, अपना ये सब याद रखना चाहिए। हम कौन प्रमंडल में है, कमिश्नरी जिसे बोला जाता है, कौन से जिला में है, कौन से अनुमंडल में है और कौन से प्रखंड में है। प्रखंड भी पूछता है, तो 534 प्रखंड है यहाँ पर। लोकसभा मैंने बता दिया आपको, राज्यसभा भी बता दिया, आगे गांव भी बता दूंगा कितना गांव पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है तो अब देखिए बाढ़ वाला क्षेत्र में होगा ज़्यादातर जूट उत्पादन। ठीक, यहाँ पर पूर्णिया हो जाएगा बिहार में। अगर पूछे तो, अगर पूरे भारत में पूछे तो सबसे ज़्यादा जो होता है पूरे भारत में, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको चले जाना है किधर, अपना पड़ोसी पड़ोसी अपना कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, पूरब की तरफ चले जाइए। तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बिहार में होता है और उसके बाद असम में होता है जूट उत्पादन की दृष्टि से, मैंने आपको बताया। ठीक, 13 का आंसर डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र किसे कहा जाता है। तो विश्व के जो प्रथम गणतंत्र कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो राजा विशाल के नाम से ये बनाया गया था, वैशाली। तो ये याद रखिएगा, वैशालिक वंश के राजा विशाल के नाम पर ये नाम दिया गया था वैशाली। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य भी था ये। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला था, ये याद रखिएगा। आम्रपाली जो थी ये वैशाली के नगर वधु पद्मरासीन थी। ठीक, और ये क्या थी, आम्रपाली का नाम आता है ना, तो ये प्रसिद्ध नर्तकी थी, ये भी याद रखिएगा। और जो वैशाली है ये द्वितीय बौद्ध संगीति के लिए भी आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था तो वैशाली में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को आचार्य आंबा कहकर भी संबोधित किया था, आचार्य आंबा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आप कर लीजिएगा। अगर आप चाहिएगा तो सेकेंड पार्ट भी मैं लाऊंगा, उसमें कुछ मॉडरेट से हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं रखूंगा जो कि बीपीएससी के लिए जरूरी होगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको 100 क्वेश्चन और भी करा दूंगा। ठीक, तो 200 क्वेश्चन तो हैवी होगा आपके हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए कि मैथिली भाषा में पहली फिल्म कौन थी। देखिए फिल्म पर क्वेश्चन आता है ना, तो फिल्म से यहाँ से एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा। मैथिली भाषा की पहली फिल्म जो थी ये कौन थी, आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये जो थी ये थी आपको औरंगाबाद के राजा जो थे राणा, आपको ने ये बनवाए थे। ठीक, राणा जगन्नाथ सिंह ने किया था। यहाँ पर ये जो थी ये थी पुनर्जन्म, मैथिली भाषा में मैंने बताया। ठीक, तो अगर आपसे मैथिली भाषा पूछे तो पुनर्जन्म हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछे, ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 के आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये मैथिली भाषा पूछ रहा है ना कि हिंदी। मैंने आपको क्या बता दिया कि पहली फिल्म बता दिया। पहली फिल्म जो बनाया गया था ये औरंगाबाद के राजा राणा जगन्नाथ सिंह ने बनाया था, जो कि पुनर्जन्म था। ठीक, तो इसमें मैंने पुनर्जन्म के बारे में बता दिया, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये मैथिली भाषा यहाँ पर जब दिया हुआ है तो इसमें साफ साफ कन्यादान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा। और ये कब बना था, तो 1965 में बना था, ये याद रखिएगा, कन्यादान हो जाएगा। तो थोड़ा भी ये बड़ा कन्फ्यूज़न कर देता है। ठीक, इसीलिए मैं वीडियो रोक देता हूँ आपको कि आप खुद ही क्वेश्चन लगाइए, और एग्जाम हॉल में और भी कन्फ्यूज़न आदमी हो जाता है। तो मैथिली भाषा देखिए, अब यहाँ पर ये पूछे कि पहली फिल्म कौन थी, तो 1923 में जो बना था पहली फिल्म पुनर्जन्म थी। अगर ये पूछे कि राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म कौन थी, तो ये आपको कल हमारा हो जाएगा, राज्य की पहली हिंदी। अगर मैथिली पूछे तो कन्यादान। अगर भोजपुरी पूछे तो गंगा मैया तोहरे पिहरी चढ़ीबो, 1963 में ये बना था। ये पहली भोजपुरी फिल्म थी बिहार की। तो बिहार से जो भी फिल्म वाला पूछेगा मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार राज्य या राज्य महिला आयोग की नियुक्ति जो कौन करता है, ये आपको कौन करता है, ये आपको बताना है। बिहार राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपको राज्यपाल। 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, राज्यपाल करता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए भारत में जो वर्षा होता है अधिकतम, वो भी होता है किस कारण से होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी, ये केरल से आते हैं, ऐसे होता है, इसी के कारण होता है। और बिहार में भी आप देखिएगा तो इसी के कारण सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो अगर पूछ सकता है मानसून में कौन सा मानसून, अगर ये पूछे कि बिहार कौन से कटिबंध में है, तो बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ की जो जलवायु है ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, ये याद रखिएगा, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। अगर पूछे किस कटिबंध में क्षेत्र में है, तो उपोष्ण कटिबंध में है। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अब यहाँ से मैं आपको इसका क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है सर्वाधिक वर्षा वाला, तो ये कौन हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज हो जाएगा इसका आंसर। तो आपके मन में क्लिक करेगा कि सबसे कम वर्षा वाला कौन हो जाएगा, सर्वाधिक तो ये हो गया, तो सबसे कम वर्षा वाला भी तो एक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा न्यूनतम वाला औरंगाबाद जिला। ठीक, औरंगाबाद जिला। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर आपको अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, वो रोहतास जिला में किया गया है। अभी तक सबसे आपको पूछे कि सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड किया गया है, ये याद रखिएगा। अगर ये आपसे पूछे कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया जिला। और सबसे ठंडा जिला पूछे तो वो गया जिला ही होगा, दोनों गया जिला हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बताते चलता हूँ तो सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि बिहार में चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो बिहार में चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, तो बिहार में जो चाय उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये कौन है, 18 का लगाइए आंसर।
तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको किशनगंज। किशनगंज जो है ये चाय के लिए जाना जाता है, और किशनगंज जो मैंने आपको ऊपर बताया कि बारिश भी सबसे ज़्यादा, ठीक, तो ये याद रखिएगा, किशनगंज हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो पटना नगर निगम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, यह 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि जगजीवन स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी लगाइए। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जगजीवन स्टेडियम बिहार के किस जिले में है? तो वही जिला में है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है बिहार का? तो कैमूर, कोड वर्ड में बात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर कैमूर हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसी में जगजीवन स्टेडियम बिहार में जो स्थित है इसी में है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस की खानें पाई जाती है? तो एस्बेस्टस की जो खानें पाई जाती है ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो मुंगेर जिला में पाया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है सोन नहर परियोजना, सोन नहर, ये याद रखिएगा। कुछ इसके बारे में मैं बता दूं, सोन घाटी परियोजना जो है ये बिहार के बृहद परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, ये तो आप जानते होंगे। इसका निर्माण जब किया गया था तो ये बहुत पुराना है, 1874 में। डेहरी का नाम सुने हो ना, डेहरी अनसोन, वहीं पर। ठीक, वर्ष 1900 याद रखिएगा, वर्ष 1968 से 68 से ये इंद्रपुरी में बैराज स्थापित किया गया, तो जिसे हम लोग इंद्रपुरी बैराज कहते हैं, जो कि आपको ये जो मिलेगा आपको डिहरी, ये रोहतास जिला में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। ये ठीक, ये सोन है ना, सोन पर ही ये बनाया गया है, इसका नाम भी है सोन घाटी परियोजना। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ ये आपको बताना है। तो बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम जो पारित हुआ था, चकबंदी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को इधर उधर नहीं जाने देना है, सब क्वेश्चन को कर कर आपको लेना है। ठीक, तो ये 1956 में हुआ था। चकबंदी के बाद दो चीज़ और आप याद रखिएगा कि सबसे पहले बिहार में भूमि सुधार कब आए थे? तो 1950 से स्टार्ट हो गया था। भूदान अधिनियम कब आया? तो 1954 में आया। ठीक, ये याद रखिएगा, भूदान अधिनियम जो कि बिहार में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। फिर क्या आया था? बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956। फिर उसके बाद क्या आया था? बिहार राज्य हदबंदी अधिनियम या हदबंदी कानून। ठीक, ये याद रखिएगा, ये 1961 में पारित हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, सभी आप कर लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। हदबंदी दे तो आपको 1961। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये देखिए, इसका मैंने आंसर बताया कि नहीं बताया, 1956 जो बताया चकबंदी का, ये लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में, तो बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है? तो ये याद रखिएगा, बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है गंगा नदी। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कितने जिलों से, तो 12 जिलों से गंगा नदी। ठीक, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा ही नदी है। ठीक, तो 12 जिलों से बहती है। सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो 99 किलोमीटर, 100 से 1 के 99 किलोमीटर लगभग पटना में ये बहती हैं। ठीक, पटना में, और फिर पटना जिला में। फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं? तो भागलपुर। अगर पटना जिला ऑप्शन में ना रहे तो भागलपुर लगाइएगा, वहाँ पर 97 किलोमीटर लंबी बहती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये जो बिहार के जिला में सबसे लंबी है ये पटना में हो जाएगा। पटना के पीछे ही सोन आकर आपको मिलता है गंगा में। ठीक, तो पटना जो स्थित है ये सोन और गंगा के संगम पर ही स्थित है, उसके आजू बाजू में। ठीक, तो 24 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? आ गया क्वेश्चन, देखिए फिर से रिपीट। तो सबसे गर्म जिला कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा, बिहार का सबसे गर्म जिला। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक किशनगंज हो जाएगा। और न्यूनतम वर्षा वाला औरंगाबाद मैंने बताया था। और सबसे ठंडा जिला कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, गया जिला। ठीक, गर्म ठंडा दोनों हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। जो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। ये शहनाई वादक सबसे पहले पूछ देखता है कि जो बिस्मिल्लाह खां है उनका किससे रिलेटेड है। तो वो बिस्मिल्लाह खां जो उस्ताद हैं ये आपको शहनाई से है, आप पढ़े होंगे बचपन में, मैं दिया गया था बुक में, बिहार के बुक में पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो जरूर इनके बारे में पढ़े होंगे। ठीक, तो 21 इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916, और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनका मृत्यु हुआ था 2006 में, ये याद रखिएगा। और इन्हें भारत रत्न भी से नवाजा गया था 2001 में, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा हुआ है कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो यहीं प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपको डुमराव, बक्सर। ठीक, 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई समझिए। विद्यापति को मैथिल कवि
आपको मैथिल क्या बोला जाता है, कोकिल भी बोला जाता है, और प्रथम कवि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था ये 1352 में करीब हुआ था, ठीक, मधुबनी में हुआ था, ये याद रखिएगा जरूर, ठीक, पूछ जाता है जिला। और ये किस परंपरा के थे, तो ये श्रृंगार परंपरा से जुड़े हुए थे, कवि जो थे ये श्रृंगार परंपरा से जुड़े हुए थे। इनके प्रमुख रचनाएं जैसे जरूर याद रखिएगा, जैसे भू परिक्रमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता है। गंगा काव्यवाली, दान काव्यवाली, विभाग सा, ये याद रखिएगा। प्रथम कवि भी इन्हें बोला जाता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये विद्यापति हो जाएंगे। 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, जो कि आपको महात्मा गांधी को बुलाए थे चंपारण में, तो ये आपको पश्चिमी चंपारण मुरली भरवा जो थे ये गांव के निवासी थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुरली भरवा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और इन्होंने ही जाकर लखनऊ में महात्मा गांधी के 1916 में गए थे लखनऊ, और महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे, तो महात्मा गांधी 1917 में सबसे पहला उनका सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण से, ठीक। 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको पूछ रहा है। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था यह महादेव लाल सराफ किए थे, महादेव लाल सराफ किए थे। अब इसके बारे में जान लीजिए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो महात्मा गांधी थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, उसी समय का ये बात है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे चंपारण और सारण में। 15 अप्रैल 1930 को नमकीन मिट्टी के नमक बनाया गया था, कहाँ पर, याद रखिएगा, चंपारण और सारण में मिट्टी का नमक बनाया गया था। और भागलपुर में किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ ने ये काम कर कर आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था सत्याग्रह में, ठीक, ये याद रखिएगा। वहाँ से एक दो और नाम पूछ देता है भागलपुर से, तो दीप नारायण सिंह भी थे, रामेश्वर नारायण अग्रवाल भी थे, तो ये आपको नहीं भूलना है, ठीक। आगे चलते हैं, 29 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, ये देखिए क्वेश्चन पूछ दिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और लोग बार बार इससे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रफली कि बिहार की जनसंख्या है ना, ये आपको 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जनगणना के, ये आपको 10 करोड़ 40 लाख, 10 लाख नहीं, 10,40,99,000, ये याद रखिएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसा लिख लीजिए, अगर लेना है तो आपको 452, ये जो है ना एक्यूरेट पूछता है, और बीपीएससी में एक्यूरेट ही पूछता है। इधर उधर एक भी अंक कर देगा, यहाँ पर आपको कर देगा 5, मान लीजिए यहाँ पर 5 कर देगा, तो ये आपको क्या करेगा, इधर उधर कर कर 1-2 अंक दे देता है, एक्यूरेट पूछता है, तो ये सब जरूर याद रखिएगा, ठीक। जनसंख्या जो बताया मैंने 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछ रहा है ना, तो लिंगानुपात क्या होगा बताइए, तो ये लिंगानुपात देखिए, बिहार में अगर लिंगानुपात पूछे तो 918 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 918 हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है बिहार के, तो गोपालगंज, और न्यूनतम पूछे तो मुंगेर का आ गया, न्यूनतम, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक गोपालगंज, न्यूनतम मुंगेर। यहाँ पर कुछ और बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। जो गोपालगंज के पड़ोसी भी जिला हैं, जैसे कि गोपालगंज के बाद सिवान और सारण, इनका स्थान आता है लिंगानुपात में, ठीक। तो अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, फिर आपको सिवान में है, और फिर उसके बाद सारण में आता है, ठीक। वो एक दूसरे के करीब है, ये एक दूसरे के करीब जिला माने जाते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे कि सासाराम हुआ, औरंगाबाद हुआ, औरंगाबाद तो मतलब बीच में सोन पड़ जाता है, नहीं फिर भी एक ही साथ नाम लिया जाता है, आपको बक्सर हुआ, ये सब आरा हुआ, कैमूर हुआ, ये सब जैसे एक जगह जिले पड़ते हैं, वैसे ही आपको वो भी 3 जिला एक ही में था पहले, सारण जिसे छपरा बोला जाता है, छपरा, गोपालगंज और सिवान, तीनों का एक साथ नाम लिया जाता है, उधर जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये तो आपसे एक छूटना ही नहीं चाहिए, अगर छूटता है तो मतलब कि आप बढ़िया से नहीं वीडियो देखे हैं। तो ये आपको क्या लगाना, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है, तो बिहार में जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बिहार में जो लोकसभा का है ना, बिहार में लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है, ये 6 सीट आरक्षित है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, 6 का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। बिहार में प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है, तो बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है ये आपको मुजफ्फरपुर में पड़ेगा, जो प्रथम पूछ रहा है, प्रथम, ये याद रखिएगा। इसका स्थापना 1978 में किया गया था, और उद्घाटन के लिए किसे बुलाया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान से अब लगा सकते हैं, अब ये नहीं लगाए तो समझिए कि आप बिहार का काम जान रहे हैं। तो याद रखिएगा 33 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक। ये आपको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा ए। और अगर पूछे कि अस्थायी संविधान सभा के
अध्यक्षता किसने किया था? अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा है। ठीक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 ये तो आप कम से कम बता ही दीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु कौन है। ठीक, ये अगर नहीं आया तो मतलब समझिए कि बताइए, सोचिए, मैं आपको समय दिया हूँ बिहार के राजकीय पशु के बारे में सोचने के लिए। तो ये है बैल। आ बैल मुझे मार वाला कहावत सुने हैं ना, ये बैल है। ठीक, बिहार का राजकीय पशु है। ठीक, तो ये बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका नाम है बोस टोरस। बोस बोस टोरस, जैसे बोस इंडिका जो है ये आपको गाय के पड़ता है ना, वैसे ही बोस टोरस जो है ये आपको बैल का नाम पड़ेगा। और यहाँ पर अगर पूछे राजकीय पुष्प का नाम क्या है तो गेंदा फूल हो जाएगा। ठीक, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना चाहिए, टैगेटस नाम है। ठीक, राजकीय पक्षी पूछे तो वही छुटकी गौरैया है, घरेलू गौरैया है। ठीक, तो इसका नाम भी वैसे ही है, पारस डोमेस्टिकस, छुटकी गौरैया का। ठीक, राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल हो जाएगा, ये तो सभी लोग जानते होंगे, फिकस रिलीजिस्का, ये इसका नाम है, रिलीगोसा, फिकस रिलीगोसा। राजकीय अगर चिन्ह पूछे तो वहीं आपको जो छोटे स्वास्थ्य के बीच में बोधि वृक्ष है वो आपका राजकीय चिन्ह हो जाएगा। ये मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक, आपको जब क्वेश्चन अगला मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं लाऊं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए, तब मैं आपका अगला वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। और उसमें जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल थोड़ा हाई भी होगा, ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी या पुरानी जो भी कोई भी नदी द्वारा आपको मिट्टी जो लाया जाता है ना बहाकर, उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी पुराना और नया में होता है। तो नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो देखिए, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, खादर, और पुराना को बांगर। ये याद रखिएगा। तो गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो बांगर। ये याद रखिएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। और नया पूछे तो खादर। ये याद रखिएगा। रेगुर काली मिट्टी को बोला जाता है। और भावर जो है ना, भावर, ये तराई वाला जो हिमालय वाला तराई वाला क्षेत्र है वहां पर भावर मिट्टी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? बहुत भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 1904 से 5 के बीच में स्थापित किया गया था बिहार में चीनी मिल। और ये आपको बंद कब हुआ था? तो 1998 में। बंद भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर हुआ था? तो 1905 कहाँ पर है? ये महरौरा में हुआ था, ये याद रखिएगा, महरौरा में। और इसका स्थापना में किसने भूमिका निभाई थी? तो ये आपको कानपुर शुगर वर्क्स ने किया था। कानपुर शुगर वर्क्स जो थे इन्होंने इसमें भूमिका निभाया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति, देखिए अभी तक 4 बौद्ध संगीति हुआ है। ठीक, ये पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन है। देखिए, चारों का मैं आपको नाम बता देता हूँ, और चारों किसके शासनकाल में हुआ है वो भी नाम बताता हूँ, और किस जगह पर हुआ है वो भी नाम बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में, राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था। पहले से स्टार्ट करते हैं। राजगीर में हुआ था सबसे पहला, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक, फिर दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, राजा अशोक के शासनकाल में। चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, कुंडलगलम कश्मीर, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देता है ये। तो ये हुआ था आपका गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और ये लास्ट गुरु थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो गुरु हुए वो गुरु ग्रंथ जो था ये उनको अब बनाया गया था, गुरु ग्रंथ को बना दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, इनसे जन्म से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपके लास्ट जो गुरु थे, 10वें अंतिम गुरु, गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जिनका जन्म जब हुआ था वो डेट पूछता है तो वो डेट जो हो जाएगा हम लोगों का शक संवत के अनुसार ये 26 दिसंबर 1666 हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा 1666। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि अभी उनका कौन सा 2020 में पड़ा था, ठीक, तो वो आपको 353वां हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे ये पूछे कि गुरु नानक का भी कौन सी जयंती मनाया गया था तो 551वां। ठीक, ये याद रखिएगा 2020 में 551वां। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना चाहिए, गुरु नानक सबसे पहले थे सिख गुरु में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी ये आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा 12 अगस्त 1765, माफ कीजिएगा 1765, 1965 में तो देश आज़ादी मतलब 1947 में ही हो गया था। 12 अगस्त 1765 में ये हुआ था।
ठीक, ये याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बिहार और बंगाल की क्या कर दी थी, दीवानी अधिकार दे दिया था। उसमें डेट आपको बता देता हूँ, ठीक, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, और प्लासी का जो हुआ था उससे भी पहले हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया था, तो बक्सर के युद्ध में इनका हार हुआ था। 1765 में ही लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल और बिहार दोनों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू कर दिया था इसी के कारण। ठीक, ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तो आगे है 40 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था आपको बिहार में ही हुआ था। तो बिहार में बांकीपुर, जो पटना है वहां पर हुआ था, बांकीपुर में। ठीक, ये याद रखिएगा। और अध्यक्षता RN इसके मधुलकर ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के किस जिले में कांप या बालथर मृदा पाई जाती है। बालथर मृदा कहते किसे हैं, सबसे पहले ये आपसे दिमाग में आना चाहिए। कांप या बालथर मृदा इसे कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ, भागलपुर में। अब क्यों भागलपुर में ही पाई जाती है, और ये कौन सी, ये क्या मतलब इसका मतलब होता है। ठीक, तो देखिए गंगा के दक्षिण मैदान तथा छोटा नागपुर जो पठार है कि मिलन जो स्थल है ना, उसी क्षेत्र में ये मिट्टी मिलता है। इसकी प्रकृति जो है ये अम्लीय है, रेत कंकड़ इसमें होता है, और इसका रंग जो होता है पीला तथा लाल होता है। उर्वरा शक्ति इसका कम भी होता है, ठीक, रेत कंकड़ होने के कारण। और इसका विस्तार जो है ये कैमूर से भागलपुर के एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संकीर्ण पट्टी के रूप में कैमूर से भागलपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यही बालथर या कांप मृदा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस प्रसिद्ध जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किसको कहा जाता है, तो काकोलत जलप्रपात को। काकोलत जो है ये नवादा से दूर है, गोविंदपुर प्रखंड में है, नवादा में गोविंदपुर प्रखंड में है। इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर माना जाता है, जिसे फिट में बदलिएगा तो 160 फीट हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। दुर्गावती पूछता है, दुर्गावती पूछता है तो वो रोहतास में हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। दुर्गावती को ही खादर कोह के नाम से भी जाना जाता है प्रपात। धुआं कुंड अगर पूछे तो वो तो ताराचंडी आप जानते होंगे, सासाराम में स्थित है, वहीं पर है। ठीक, काऊ नदी पर। करकर जलप्रपात पूछे तो ये कैमूर में है। ठीक, तो ये सब आपको पूछता है तो आपको लगा लेना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। देखिए उत्तरी बिहार जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। अब देखिए इसमें बाढ़ क्यों इसमें आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योंकि ज़्यादातर देखिएगा कि जो नेपाल से नदी आती है वो आपको उत्तरी बिहार से ही आती है। ठीक, और फिर जाकर गंगा में मिलती है। तो उत्तरी बिहार में वर्षा के दिन में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक, और कोसी तो आप जानते हैं बिहार के शुक नदी से जानी जाती है, रास्ता ज़्यादा बदलती है बाढ़ के कारण ही। ठीक, तो वहाँ पर देखिएगा इसीलिए वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है उत्तरी बिहार। और जब ही बरसात के दिन आता है वहाँ से इसकी बाढ़ की खबर आने शुरू हो जाता है मीडिया के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 44 की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 44 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ये आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन करने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 315, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद जो ये है ना, तो 352 जो है ये आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है ना ये आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है ना ये महाभियोग से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को लगाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 315 हो जाएगा। ठीक, ये आपको लगा लेना है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, ये इसी समय अस्तित्व में आया था। ठीक, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह थे, रामधारी सिंह ये प्रथम अध्यक्ष इसके थे। ठीक, ये याद रखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के। क्वेश्चन नंबर 45 की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये याद रखिएगा। ये आपको क्या मैं बताऊं, ये तो आपको पटना आपको लगाना ही लेना है। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछे तो कौन सा है, शेखपुरा का है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था। तो बिहार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे, इनका जो जन्म हुआ था ये किस जिला में है। इनके ही नाम पर आपको साइंस सेंटर मिलेगा, आपको गांधी मैदान के बगल में है। ठीक, ये याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह साइंस म्यूजियम भी उसे बोल सकते हैं, सेंटर है। यहाँ पर देखिए 46 जो है ये क्वेश्चन आपको लगाना है। 46 का आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म शेखपुरा में। ये देखिए बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था हमारे श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम आपको मुख्यमंत्री थे। उस समय जो था ये मुंगेर जिला में था, जो शेखपुरा था, लेकिन अभी ये शेखपुरा अलग हो गया है तो शेखपुरा बन चुका है, उस समय मुंगेर था।
जन्म हुआ था। ठीक, गांव जो है इनका माउर गांव है, ठीक, माउर, ठीक, ये याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। इनका ननिहाल जो है ये खनवा गांव है, जो कि नवादा जिला में पड़ता है। तो ननिहाल के बारे में भी पूछता है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। बिहार से अगर पूछता है तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है इसे भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था ये 1887 में हुआ था, 18 दिसंबर 1887 में। हो सकता है कि जो 27 दिसंबर का एग्जाम हो रहा है उसमें इनके बारे में पूछे, क्योंकि दिसंबर में भी वो भी हो रहा है 27 दिसंबर को आपको 6वीं प्रीलिम्स के एग्जाम। इनका जन्म जो हुआ था ये सारण, जिसे छपरा बोला जाता है, जिला में हुआ था। और विदेशिया इनकी प्रमुख कृति है। तो यह याद रखिएगा, विदेशिया भिखारी ठाकुर की प्रमुख कृति है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ये अब क्वेश्चन तो आपको लगा ही लेना होगा। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, ठीक। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना के कितने साल बाद हुआ था। पटना आपको विश्वविद्यालय का स्थापना पटना उच्च न्यायालय के स्थापना के 1 साल बाद हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय बना था और उसके 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ये याद रखिएगा। 48 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको कुछ करा देता हूँ। ये लोकसभा का 40 सीट है बिहार में, राज्यसभा का 16 सीट है, विधानसभा का 243 है, विधान परिषद का 75 सीट है। प्रमंडल देखिए 9 प्रमंडल है बिहार में, ठीक। उसके नीचे आपको मंडल आता है जिसे जिला बोला जाता है। 38 मंडल है, मीन्स 38 जिला है। 101 अनुमंडल है, जिला के नीचे अनुमंडल आता है। उसके नीचे प्रखंड आता है, 534 प्रखंड है। उसके नीचे पंचायत आता है, 8471 पंचायत है। और उसके नीचे गांव आता है, तो 45,103 गांव है। 45,103 है टोटल बिहार में गाँवों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ विद्यमान है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है ये है आपको सासाराम में। सासाराम रोहतास जिला में पड़ता है। शेरशाह सूरी से पूछता है क्वेश्चन तो आपको लगा लेना है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो सासाराम में स्थित है, लगाइएगा। शेरशाह सूरी के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बिहार में होम रूल जो आंदोलन था इसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे, इसका आंसर जो हो जाएगा 50 का, ये थे आपको मजरूल हक। मजरूल हक स्टेडियम भी है पटना में। तो ये आपको मैं बता देता हूँ ये क्या था उस समय। तो होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था ये 16 दिसंबर 1916 को पटना में बांकेपुर में हुआ था, ठीक। इसकी लीग की अध्यक्षता मौलाना मजरूल हक किए थे। और चंपारण का नाम इसलिए इसमें आता है कि चंपारण जिले को छोड़कर सभी जगह प्रचार हुआ था, लेकिन चंपारण जिला में नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। मुजफ्फरपुर में अगर दे तो जनकधारी प्रसाद, क्योंकि मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन पूछता है टू द पॉइंट, तो आपको जनकधारी प्रसाद आपको याद रखना है। और ऐसे दे तो आपको मजरूल हक हो जाएंगे, ठीक। तो 50 का आंसर भी हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, कि नेतृत्व किया था। तो ये बिहार का अलग पहचान देने में किसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर अंग्रेजों के राज्य से मैं अब बात करूँ तो, नहीं तो प्राचीन काल से ही बिहार का तो पहचान बना हुआ है, ठीक। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आपको जो पहचान देने का और जो बिहार एवं उड़ीसा को अलग प्रांत का निर्माण हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाए थे ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा, ठीक। चलते हैं आगे। ये आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि ये आपको सबसे सीनियर थे संविधान सभा में। और उसके 2 दिन बाद ही आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी तौर पर अध्यक्ष था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बिहार में ही उद्गम स्थल है जमुई में। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, ये आपको बताना है क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 52 के आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अजय। अजय इसका नाम है, ठीक। तो अजय नदी इसका नाम है। यह नदी जमुई जिले में के जो बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। बटपाड़, ठीक। थोड़ा नाम याद करना अतुए, लेकिन याद कर लीजिएगा। इसकी लंबाई जो है ये 202 किलोमीटर है। ये गंगा में मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसे अजय बाती भी बोला जाता है या अजय मती भी बोला जाता है, ठीक। ये नदी का नाम है, ठीक। ऐसे अजय इसमें हो जाएगा आंसर। 52 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 होगा कि उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दरोगा में, जो 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बिहार स्पेशल से सभी लोग लगभग 90% लोग जो लगाए थे उसमें आंसर 90 से 95 वो लगा दिए थे राजस्थान। राजस्थान भी था और ऑप्शन में बिहार भी था। तो उदयपुर अभ्यारण्य दिया था। तो अभ्यारण्य जो उदयपुर स्थित है ये बिहार में स्थित है। ये बिहार होगा उसमें आंसर। और बिहार में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किस जिला में, तो ये बेतिया जिला में है और ये पश्चिमी चंपारण में आता है। 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार में किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया। तो आपको जो खारा पानी में नहीं पाई जाती है वो मछली है, आप समझ जाइए कौन सी मछली है ये। तो ये
देसी भांगुर मछली है, ये भांगुर मछली बोला जाता है। आप कैसे उच्चारण करते हैं आप जानिए, लेकिन देसी मांगुर या भांगुर इसे बोला जाता है। ठीक, तो 54 का आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो दरोगा ये ईएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जो मछली है वो कौन सी है, तो वो गंगा वाला डॉल्फिन हो जाएगी, गंगोली डॉल्फिन, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आ गया। तो बिहार में लोकसभा के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है ये आपसे पूछ रहा है, ये कितना है। तो ये जो है ये 6 मैंने बताया था आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 55 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको लगा लेना होगा क्वेश्चन अगर पूछता है तो। जैसे ये पूछ देता है कि कौन कौन से आपको हैं, पूछता है ना कि कौन कौन से है आपको आरक्षित सीटों की संख्या। तो एक हाजीपुर हो जाएगा जो लोकसभा का सीट है, समस्तीपुर लोकसभा का सीट, जमुई लोकसभा का सीट, और गोपालगंज लोकसभा का सीट, और सासाराम लोकसभा का सीट, और गया लोकसभा का सीट। ये आपको आरक्षित कर दिया गया है, किसके लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, ठीक, कि जो सासाराम सीट है आरक्षित है उससे मीरा कुमार जीती थी, लेकिन अभी छेदी पासवान जीतते हैं। मीरा कुमार जो पहली लोकसभा की अध्यक्ष महिला बनी थी, उनका सासाराम से ही संसदीय क्षेत्र था, लेकिन लगातार 2 बार से अब छेदी पासवान जीत रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की उद्घाटन कब किया था। जयप्रकाश नारायण जो थे ये संपूर्ण क्रांति का उद्घाटन किए थे, ये पूछता है कब किए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। ये किए थे 5 जून 1974, संपूर्ण क्रांति की घोषणा किए थे, और इसके कुछ 1 साल बाद ही आपको लागू कर दिया गया था आपात, जो कि आपको पता होना चाहिए थे। ये 2 साल के लिए आपात लागू कर दिया गया था। ठीक, तो इसी समय आपात लागू किया गया था 2 साल के लिए, और उस समय बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ठीक, इसी से घबरा गई थी जब संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो गांधी मैदान है पटना के, वहीं से इंदिरा गांधी घबरा गई थी और बड़े बड़े नेताओं को आपात लागू कर जेल में डलवा दी थी। फिर आपात खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की सरकार बनी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली वो भी। ठीक, यहाँ पर देखिए 56 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ इनके बारे में। इनका जन्म सारण जिले में हुआ था, सिताब दियारा नामक स्थान पर। ठीक, ये याद रखिएगा। जो ये मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इनका अक्टूबर आपको 1902 में हुआ था, सारण जिला में सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। वर्ष 1952 में इन्हें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन किया था। ये जो जयप्रकाश नारायण थे ये 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का और लोकनायक से प्रसिद्ध हुए थे। मृत्यु इनका हुआ था आपको 1989 में, 79 में हुआ था, 89 नहीं, माफ़ कीजिएगा 79। ठीक, 89 नहीं, 1979 में हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है, मैं जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो ये निकाली गई हनुमान नगर बैराज से। ठीक, ये याद रखिएगा। हनुमान नगर बैराज स्थित कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। 57 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है। तो बिहार में तिलक मांझी या तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है जिसका आपको तिलका मांझी नाम पड़ेगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, और ये 12 जुलाई 1960 को, ठीक, ये याद रखिएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी का गठन 12 जुलाई 1960 को स्थापना हुआ था, और वहीं भागलपुर में ही है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ठीक, और भागलपुर यूनिवर्सिटी का भी मैंने बताया 12 जुलाई 1960 को, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा। तो भागलपुर से जो भी क्वेश्चन बनता है आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, ये आपको बताना है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये तो आप लगा ही लीजिएगा आराम से क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 59 के आंसर बी हो जाएगा आपका। 59 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर का है 1880 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, 1880 है जनसंख्या घनत्व। और न्यूनतम पूछे तो कैमूर का है 488। ठीक, ये याद रखिएगा, कैमूर का है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है। तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की अधिकतम जो लंबाई है ये कितनी पड़ती है, तो ये आपको पड़ती है 445 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, बिहार के उत्तर से दक्षिण ऐसे, पूर्व से पश्चिम ऐसे वाला हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम देगा तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, और उत्तर से दक्षिण देगा तो दूसरा हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे देता है तो आपको लगा लेना होगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर कैसे भी दे आपको कर लेना है। 483 जो हो जाएगा ये आपको पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो हो जाएगा ये 345 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 61 है कि भगवान महावीर का देहांत बिहार में कहाँ हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, लेकिन इनका देहांत जो हुआ था, महावीर, देखिए माफ कीजिएगा, ये महावीर के बारे में है, ठीक, महावीर के, भगवान महावीर के बारे में है, ठीक। तो इनका जो देहांत हुआ था ये हुआ था आपको कहाँ पर, पावापुरी में। मैं महात्मा बुद्ध के बारे में बताने शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए ये पावापुरी में हुआ था, ठीक। जो भगवान महावीर है और जन्म वैशाली में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये 61 के आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था इनका देहांत भगवान महावीर का। ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म में, वास्तविक तीर्थकर भी माने जाते हैं। 61 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन से शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किसने किया। तो पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक। देखिए ये वाला क्वेश्चन में बड़ा डाउट होता है कि महावीर के जो देहांत हुआ था ये तो पावापुरी में हुआ था, ठीक, लेकिन महावीर जो थे इनके नाम क्या था। तो इनका जो नाम था ये आपको लगभग सब लोग महावीर ही जानता है, ठीक। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ, और आपको गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वो भी सिद्धार्थ था। तो वो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, महावीर जी के पिता के नाम में और गौतम बुद्ध के बचपन के नाम में, ठीक, कन्फ्यूजन होता है। तो महावीर जी थे इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था, ये याद रखिएगा। और अपना ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे, जो भगवान महावीर जी थे, ये आपको सबसे पहला जो उपदेश दिए थे ये आपको विपुल गिरी में दिए थे, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से जाने जाते हैं, ये दिए थे। और इनके प्रथम जो शिष्य बने थे ये इनके जमाली बने थे, दामाद जमाली, ठीक। अगर यही आपको गौतम बुद्ध से पूछे तो वो सबसे पहला उपदेश जो दिए थे ये आपको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो आपको दिए थे वाराणसी के निकट में दिए थे, सारनाथ में, ठीक, ये याद रखिएगा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जो आपको महात्मा बुद्ध थे उनको हुआ था बोध गया, जो कि गया में स्थित है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पर, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन से शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया। तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र आज के पटना से हम लोग इंगित करते हैं, ये जो है ये गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और पाटलिपुत्र जो है इसकी नगर की स्थापना जो किए गए थे, ये आपको पूछ रहा है कि कौन से सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है राजधानी के रूप में किसने आपको किया गया था। ऐसे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में नहीं किया करना है, ठीक। तो इस सबसे पहले उदयन हो जाएगा, उदयन हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखना है। इसके पिता का क्या नाम था, उदयन का, तो अजातशत्रु नाम था, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जो बहाबी आंदोलन है इसका मुख्य केंद्र कौन था, ये आपको बताना है 63 का। तो बहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये था आपका पटना था। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, ये याद रखिएगा। इसके प्रमुख नेता जो थे, एक नाम याद रखिए, विलायत अली थे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बिहार में कितने गांव हैं। तो बिहार में कितने गांव हैं मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो बिहार में जो गांवों की संख्या है ये है 45,103, 45,103, 45,103 ये गांवों की संख्या है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के कौन से शहर के पास स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के कौन से शहर के पास स्थित है। तो ये जो है संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये अपने पटना में ही पड़ता है, चिड़ियाघर के नाम से जो जाना जाता है, ठीक। और इसके बारे में जान लीजिए कि जो चिड़ियाघर है पटना के, पूछता है ना चिड़ियाघर के बारे में, तो आपको जानना हो जरूरी है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1973 में ये खोला गया था। लेकिन जब खोला गया था, ठीक, तो ये एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था 1969 में, ठीक, ये याद रखिएगा। 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में, लेकिन 1973 में इसे खोला गया पार्क के रूप में पहली बार, ठीक, ये याद रखिएगा। और सबसे पहले जब खोला गया था 1969 में स्थापित किया गया तो वो वनस्पति उद्यान के रूप में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिहार में विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन आया था आपको ESI में, क्वेश्चन क्या आया था कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। और योग दिवस में सबसे बड़ा भूमिका किसने निभाया था, तो बिहार के मुंगेर में स्थित विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा। तो ये 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह मुंगेर नगर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह विश्वविद्यालय गंगा दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था 1963 से 64 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने अपने गुरु स्वामी शिवानंद की इच्छानुसार विश्व योग को देने के लिए हुआ था। तो इस यहाँ से ही विश्व योग की शुरुआत हुआ था। और पूरे आप देखिएगा बहुत जगह पर यहाँ से लोग गए हैं योग सिखाने के लिए, ठीक। ये सब आपको याद रखना चाहिए। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये क्या है, तो यह है तापीय विद्युत है, ये इसका मुख्य स्रोत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है। तो राज्य की विधान परिषद की अवधि जो होती है, विधान परिषद दे रहा है, ध्यान देखिएगा, विधानसभा के 5 साल की होती है। और विधान यहाँ पर देखिए विधान
परिषद की, देखिए विधान परिषद की अवधि दे रहा है, ठीक, ये ध्यान से रखिए, क्वेश्चन ध्यान से आपको देख लेना है, ठीक। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर विधान परिषद के सदस्यों के दे तो वो 6 साल होगा, लेकिन अगर विधान परिषद के दे, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का आपको कार्यकाल 5 साल होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 सभा, और यहाँ पर दे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 साल, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन दे कि विधान परिषद की अवधि कितनी है, तो ये गलत क्वेश्चन है, ठीक। विधान परिषद की अवधि कितनी वर्षों की होती है, वो विघटन नहीं होता है। जैसे विधान परिषद नहीं विघटन होता है, वैसे ही राज्यसभा भी विघटन नहीं होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। 68 का आंसर डी हो जाएगा। सदस्य का देता तो आप लगा लेते आराम से। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिसकी लोकप्रियता के कारण उसको जननायक कहा जाता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, ये सबसे अच्छे आपको मुख्यमंत्री माने जाते हैं अब बिहार में, अभी से हमारे नज़र में तो सबसे अच्छे हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, ठीक। इनका जन्म जो हुआ था ये 24 जनवरी 1924 बिहार के ठीक, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री में हुए बने थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री, और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक। इन्हें जननायक भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था ना, ये समस्तीपुर के गाँव पितौंझिया में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहते हैं। ये नाई जाति में जन्मे थे, ठीक, इसलिए ठाकुर आपको लगाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम जो था ये कुलेश्वरी देवी था, ठीक। बहुत ईमानदार नेता थे ये याद रखिएगा। बिहार के मतलब कि अब चमका देते अगर ये रहते तो। 70 देखिए, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। पटना हवाई अड्डे का जो नाम है ये है आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम है इनका, ये याद रखिएगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पंत जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। जो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है, ये बिहार में स्थित है, बिहार में। क्वेश्चन ऐसे ही देता है, ठीक। अगर पूछे भीम बांध कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है, ठीक। नागी डैम अगर पूछे तो ये याद रखिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये जमुई में स्थित है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 के मगही बोली का कवि किसे माना जाता है। जो मगही बोली है इस कवि किसे माना जाता है, मगही बोली का, ठीक। तो मगही बोली का कवि किसे माना जाता है, तो कवि ईशान को माना जाता है। मगध क्षेत्र में बोली जाती है मगही बोली, और मगही भाषा जो शैली का जन्म हुआ था सुरेश दुबे थे, ठीक। मगही भाषा शैली के जन्म जो थे ये सुरेश दुबे का नाम आता है, ठीक। और मगही बोली का जो प्रथम कवि है ईशान माने जाते हैं। और सर्वाधिक चर्चित अगर मगही साहित्यकार पूछा जाए तो ये योगेश्वर सिंह माने जाते हैं, ठीक। तो तीनों का नाम याद रखना है। फिर से मैं बता दूं कि जो ये मगध क्षेत्र में मगही बोली बोला जाता है, तो मगही भाषा शैली के जन्म जो हुआ था ये सुरेश दुबे ने थे, ठीक। ये मगही बोली का प्रथम कवि ईशान माने जाते हैं। और सर्वाधिक चर्चित जो मगही साहित्यकार हैं ये योगेश्वर सिंह है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण युगीन कहते किसे हैं, तब सबसे पहले यह याद रखिए कि 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व के जो अवशेष या जो भी समय होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो नवपाषाण युगीन बोलते हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि आया था क्वेश्चन कि पॉलिशदार जो हथियार था, पॉलिश किया हुआ हथियार, वो किस युग में पाया गया था, तो नवपाषाण युग ऑप्शन था, जो कि आपको बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें ये ऑप्शन था, ठीक। तो लोग लगाए थे बहुत लोगों ने। तो ये नवपाषाण युगीन जो अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं ये आपको चिरांद जो कि सारण में स्थित है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अगर चेचर बोले तो वो वैशाली में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। मने जो है ये मनेर जो है पटना से प्राप्त हुए हैं, मनेर पटना वहाँ से भी। और 1962 में चिरांद जो है सारण में उत्खनन हुआ था, जिससे कि नवपाषाण कालीन क्या मिला था, तो 80 उपकरण तथा काले चित्रित मृदभांड मिले थे, ठीक। ये याद रखिएगा जब ये यहाँ पर हुआ था, कब, जो चिरांद है सारण में स्थित है 1962 में, ठीक। तो मृदभांड मिले थे काले रंग के, और आपको यहाँ पर अस्थि उपकरण भी मिले थे। तो याद रखिएगा 73 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 के शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी थी, तो यहाँ से शेरशाह के बारे में जान लीजिए। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, आपको पता होना चाहिए, चौसा के युद्ध। तो यहाँ पर देखिए शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी थी, ये किसने दिया था, तो शेरशाह के बचपन का नाम अगर पूछता है तो आपको क्या लगाना है, फरीद खां। अगर ये पूछे कि इनको शेरशाह की उपाधि क्यों दिया गया था, तो ये एक ही बार में शेर मार दिए थे, इसी कारण। जो कौन थे जो दिए थे, तो मोहम्मद बहार खां जो थे, ठीक, वो इन्हें शेर खां की उपाधि दिया था, शेरशाह को, ठीक। शेरशाह के बचपन का नाम पूछे तो फरीद था, इनके पिता का नाम हसन खां था। और ये हसन खां जो थे ये सासाराम के जमींदार थे, ठीक। ये याद रखिएगा। शेरशाह के मकबरा जो स्थित है ये सासाराम में स्थित है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन से दे दिए थे, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना हो, लोहानी, ठीक। यहाँ पर नुहानी दिया है सब में, तो यहाँ पर आपको क्या लगा लेना है, 74 के आंसर क्या हो जाएगा, नुहानी या लोहानी, मोहम्मद नुहानी, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थल है ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये जीरादेई सिवान में, सिवान में है। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 76 है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। तो 5 ब्राह्मण किस स्थान पर मिले थे गौतम बुद्ध को, ये आपको बताना है। ठीक, कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण जो मिले थे ये उर्वेला में मिले थे। 76 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, जो इनको मिले थे आपको, अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछता है तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो महावीर से मैंने बताया ना कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर जो है महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज याद देता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ दिए थे। और ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ है तो वहीं बोध गया में, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है ये आपको बताना है। तो ये जो जिला है ये है आपको भोजपुर जिला, भोजपुर में प्रवेश करती है गंगा नदी। ये याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये गौमुख के पास, गौमुख है। ठीक, गंगोत्री के पास जो गौमुख है हिमानी से होता है। ठीक, ये और यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, ये चौसा है जो, ये भोजपुर में चौसा के पास है। 77 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है। तो ये जो जिला है ये पूछ रहा है, तो ये गया जिला में है। ठीक, गया में ही बोध गया है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की मिला था, ज्ञान की। तो ये याद रखिएगा। इसका अगर पूछता है स्थापना वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो ये 1976 में हुआ था। और भीम बांध पूछे तो मुंगेर में स्थित है, और पंत पूछे तो ये राजगीर में स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको बता लेना है। अभ्यारण्य से ही, बिहार में ज़्यादातर अभ्यारण्य ही है, तो अभ्यारण्य से ही मात्र एक टाइगर रिजर्व जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वो मात्र एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, चंपारण में। तो सीताकुंड जलकुंड कहाँ पर स्थित है। सीताकुंड जो जलकुंड है, सीताकुंड जलकुंड ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है आपको। 79 का आंसर बताना है आपको। सीताकुंड जो जलकुंड है ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मुंगेर में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक, मुंगेर में स्थित है सीताकुंड जलकुंड, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार के जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये कितनी है। तो इसका क्या होगा, 483 किलोमीटर है। ठीक, 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगा लेना है। उत्तर से दक्षिण पूछे तो क्या हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन क्षेत्रफल में भी पूछता है। बिहार का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 94,000, याद कर लीजिएगा, 163 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला बिहार में तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, रैंक पूछे पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से तो 13वें रैंक पर है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो तीसरे रैंक पर है, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछे पूरे भारत में राज्यों में, ठीक, तो ये पहले रैंक पर है। तो ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है। जो व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये तो आप आसानी से लगा लीजिएगा, अगर बिहार के एक भी क्वेश्चन किए होंगे तो पहले। तो ये जो है ये आपको मखाना से, मखाना बिहार में ही होता है, मखाना सबसे ज़्यादा मखाना। तो ये 81 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, 81 के आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये थे आपको 82 के आंसर क्या हो जाएगा, ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह थे ये। 82 के आंसर आपको एक ये लगा लेना है। याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह का जो जन्म हुआ था ये जून 1887 में हुआ था, औरंगाबाद में, औरंगाबाद शहर में हुआ था, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि ये कब से कब उप मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये 2 अप्रैल 1946 से लेके 1957 तक मुख्यमंत्री में, इसके 1946 से लेकर 1957 तक ये आपको उप मुख्यमंत्री रहे थे। और पहले मंत्री जो बने थे ये कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जो पहले बिहार के मंत्री बने थे, मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं मुख्यमंत्री। ठीक, और पहले अगर राज्यपाल पूछे तो ये जयराम दौलत राम थे, जो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल बने थे। ये सब आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बिहार में वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बिहार का क्वेश्चन आया और वीर कुंवर सिंह का नाम ना आया तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहा है बिहार में। तो ये कहाँ के जमींदार थे। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हुआ था इनका जगदीशपुर, भोजपुर में, अभी भोजपुर में है जगदीशपुर। और 1857 की क्रांति में ये प्रमुख भूमिका निभाए थे यहीं से। अगर पूछता है आरा से कौन से प्रमुख भूमिका निभाए थे तो यही जगदीशपुर, भोजपुर से यही निभाए थे। ठीक, तो 83 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि आपको
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, आ गया क्वेश्चन। तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है ये आपको बताना है, 84 है, तो इसका हो जाएगा 10 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 10,40,99,452। 10,40,99,452 है लगभग, ये याद रखिएगा। 84 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कि बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज्य दल का गठन करने का श्रेय किससे जाता है, ये याद कर बताइए। तो बिहार में स्वराज्य दल का गठन करने का श्रेय जो जाता है ये आपको श्री कृष्ण सिंह, जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हें जाता है। ठीक, तो 85 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये स्वराज्य दल है इसका गठन क्यों किया गया था, और आपको भारत स्तर पर पूछे तो वो कब गठन किया गया था। तो देखिए क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो नीति थे उनसे, महात्मा गांधी की कुछ नीति से लोग कुछ असंतुष्ट थे, जिसमें श्री देशबंधु गुलाल चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज्य दल का गठन किया था, जो कि आपको केंद्र स्तर पर मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद में। ठीक, 1923 में ये किया गया था। ठीक, 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 38वां अधिवेशन था, ये बिहार के गया में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और इसी में कांग्रेस के एक नए दल 1923 में स्वराज दल बना था, क्योंकि कुछ लोग उससे कांग्रेस के काम करने के तरीका से सही नहीं मानते थे। ठीक, क्योंकि वो सही नहीं थे, माने जाते थे कि वो सही तरीका से काम नहीं कर रहे, इसलिए आपको इसका गठन किया गया था। फरवरी 1923 में ही स्वराज दल की शाखा का गठन बिहार में भी किया गया, जिसका कौन किए थे मुख्य रूप से, तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो श्री नारायण प्रसाद सिंह, तथा प्रथम सचिव बनाए गए थे अब्दुल बारी। ठीक, ये सब आपको याद रखना चाहिए था, जो बिहार में हुआ था। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो बनाया गया था ये आपको शेरशाह, देखिए प्रांतीय राजधानी पूछे तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह जान गया था कि पटना नगर जो है, ये जो पटना नगर है ये भौगोलिक और सामरिक महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और यहाँ का मजबूत किले का निर्माण भी कराया था शेरशाह ने। ठीक, ये याद रखिएगा, और अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो कि अजातशत्रु ने बसाया था, और इसके उत्तराधिकारी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी उदयन ने बनाया था। ठीक, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ये कुमार गुप्त थे। दो विश्वविद्यालय के और भी संस्थापक के नाम आता है बिहार में, याद रखिएगा। कुमार गुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र भी थे, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो कुमार गुप्त आंसर हो जाएगा। एक नाम आता है धर्मपाल का। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना किए थे। दो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार जो स्थापना किए थे ये धर्मपाल ने किए थे, और 200 गांव के दान भी दिए थे। किसके लिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों का दान भी दिए थे, ये याद रखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि कुशेश्वर स्थान अर्धभूमि बिहार के किस जिले में अवस्थित है। जो कुशेश्वर वेटलैंड है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है, जिसे अर्धभूमि बोला जाता है यहाँ पर। तो ये जो स्थित है बिहार के अर्धभूमि, यहाँ पर अर्थ नहीं होगा आर्ध होगा, अर्धभूमि, ये आपको देखिएगा बिहार में मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर 3 है, जो कि आपको कांवर जो बेगूसराय में पड़ता है, कुशेश्वर जो दरभंगा में पड़ता है, और बरेला जो कि वैशाली में। ये राष्ट्रीय स्तर के अर्धभूमि या वेटलैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुशेश्वर कहाँ स्थित है, तो ये दरभंगा में। ठीक, डी हो जाएगा आंसर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार के सबसे कम वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम वन है। ठीक, ये याद रखिएगा जंगल, वो प्रदेश कौन सा है, वो जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन रहा आपके सामने। तो सबसे कम में आप देखिएगा तो ये हो जाता है जहानाबाद जिला, छोटा जिला है जहानाबाद जिला। यहाँ पर सबसे कम है आपका वन, और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो कैमूर में हो जाएगा। वन सबसे ज़्यादा पूछे किस जिला में बिहार के, तो कैमूर में हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, तो ये आया था 1988 में। और राष्ट्रीय वन नीति आया था उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि कम से कम संतुलित रखने के लिए पर्यावरण को 33.33 वन होना चाहिए, 33.33%, ये याद रखिएगा। लेकिन बिहार में कितना है, तो बिहार में बहुत ही कम है, 7.5% वन है, ये याद रखिएगा, 7.5% वन है यहाँ पर। और अगर क्षेत्रफल में पूछे कि कितना है, तो 6877 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, मीन्स की 6877 किलोमीटर स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नवीन नगर ताप विद्युत गृह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है।
तो जो नवीन नगर ताप विद्युत गृह है यह बिहार के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो नवीन नगर कहाँ है, तो ये औरंगाबाद जिला में पड़ता है, ये याद रखिएगा, औरंगाबाद जिला में है। बरौनी पूछे, बरौनी जो है ये आपको बेगूसराय में। कहलगांव पूछे तो कहगांव हो जाएगा, जो कि 1700 नहीं, माफ कीजिएगा, 1989 में ये आपको स्थापना हुआ था कहलगांव ताप विद्युत का, ये भागलपुर में स्थित है। वहीं अगर काटी ताप विद्युत पूछे तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, जो कि 1985 हो जाएगा उसका। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पूछे तो 1999 हो जाएगा, जो कि पटना में है। और पटना ताप विद्युत संयंत्र पूछे तो ये करबिगहिया में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। नवीन नगर दिया है क्वेश्चन में, तो क्या लगाइएगा, ताप जो विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद की है और 2018 से उत्पादन भी इसमें शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 91 के बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो ये आधारित है आपको कृषि पर, कृषि पर आधारित है, ये याद रखिएगा। 91 के आंसर बी हो जाएगा, कृषि में यहाँ पर ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। 2017-18 के डाटा अगर हम देखें तो उसके अनुसार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है ये मात्र 18% है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है जो हमारे बिहार राज्य में है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान मात्र 18% है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार की आधुनिक शिक्षा प्रारंभ किसने किया था। बिहार में आधुनिक शिक्षा जो प्रारंभ किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे यही सती प्रथा का भी उन्मूलन किए थे, जो कि आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह 1829 में उन्मूलन हुआ था सती प्रथा का। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इनका सहयोग दिया था। ठीक, तो 92 के आंसर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता है या अर्हता है, क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले वो भारत के नागरिक हो, सही बात है। कम से कम उनका आयु 35 वर्ष हो, ये भी सही बात है, आयु 35 वर्ष कम पूरा कर चुके हों। वह लाभ के पद पर किसी पद पर जो लाभ के पद है वहाँ पर आसीन नहीं हो, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम चाहिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि बिहार में पीतल लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था। जो बिहार में पीतल लोटा विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये लोटा विद्रोह या पीतल लोटा विद्रोह भी कहा जाता है इसे। तो पीतल लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, तो ये 1856 में हुआ था, ये याद रखिएगा, 1856 में हुआ था। आखिर हुआ क्यों था, तो ये आपको जो उस समय कैदी थे मुजफ्फरपुर जेल के, ठीक, उनको पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज 1856 में बोले कि पीतल का लोटा देना महंगा पड़ रहा है, इसलिए पीतल का लोटा देना बंद कर दिए, जिससे कि आपको जेल में विद्रोह हो गया और लोग अनशन पर बैठ गए और सरकार के विरुद्ध हो गए। ठीक, तो इसीलिए सरकार फिर झुका और फिर से उन्हें पीतल के लोटा देने के लिए कहा गया। नहीं तो पीतल के लोटा की जगह पर मिट्टी के लोटा देना प्रदान कर दिया गया था, लेकिन विद्रोह हुआ तो फिर से पीतल का लोटा ही मिलने शुरू हो गया। इसे पीतल का लोटा विद्रोह कहा जाता है। 94 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के बिहार में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बिहार में जो महाधिवक्ता है, यह याद रखिएगा, बिहार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो महाधिवक्ता है, ये जो नियुक्ति किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सोनपुर मेला का आयोजन किस माह में होता है। जो सोनपुर मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा आपको मेला है। किसका, तो जानवरों का मेला है, आपको पशु मेला है, ये विश्व का सबसे बड़ा। ठीक, तो ये आपको पूछ रहा है कि विशाल मेला लगता है, बहुत पुराना मेला है ये। ठीक, ये कार्तिक माह में लगता है, यह याद रखिएगा, कार्तिक मास याद रखिएगा। कार्तिक मास में अक्टूबर नवंबर में कार्तिक माह पड़ता है, उसी महीने में ये सारण में, सारण कहाँ, तो छपरा, सारण छपरा एक ही है। ठीक, तो ये पशु मेला है, एक याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, यहाँ से मैं बिहार के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। बिहार का स्थापना 11 अप्रैल 1912 को हुआ। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक, ये याद रखिए, इसी समय घोषणा किया गया था कि बंगाल से कटकर बिहार की स्थापना हुआ। बिहार और उड़ीसा दोनों उस समय एक थे, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। राजधानी जो है ये पटना है बिहार की, और उच्चतम न्यायालय जो है ये पटना है। ठीक, 1916 में स्थापना हुआ था। प्रथम भाषा है जो बिहार की, वो राजकीय भाषा वो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु जो है ये बैल है,
ये याद रखिएगा। राजकीय पक्षी गौरैया है, जो छोटकी गौरैया होती है। राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा का फूल है। राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल है, माफ कीजिएगा, पीपल है। और राजकीय चिन्ह जो है ये बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली भांगुर, मांगुर जिसे बोला जाता है। और राजकीय मेघा दिवस जो मनाया जाता है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल राजेंद्र प्रसाद की जन्मतिथि पर। और राज्य का महापर्व जो है ये छठ पर्व, ये याद रखिएगा। सर्वोच्च शिखर जो है ये सोमेश्वर का शिखर है। और बिहार की जो शोक है नदी कौन सी, तो कोसी नदी है, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 97 है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देखिए सबसे पहले बिहार का वर्णन आता है वो शतपथ ब्राह्मण में है, सबसे पहले बिहार का। लेकिन ऋग्वेद में भी बिहार के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है ये पूछ रहा है, तो कीकट शब्द का उपयोग किया गया है, यह याद रखिएगा, कीकट है। साहित्यिक प्रथम जानकारी जो मिलता है ये शतपथ ब्राह्मण से बिहार के बारे में मिलता है। और ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। और अथर्ववेद में वात्र कहा गया है, ठीक, वार्तेय कहा गया है। और ये याद रखिएगा। और कीकट क्षेत्र के जो शासक कहे गए थे ऋग्वेद में उस समय वो थे प्रेमगंध, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र भी लिया गया है। आगे चलते हैं तो इसका कीकट जो है ये आपको आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 98 है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय किसने लूटकर नष्ट कर दिया था, चारों ऑप्शन देख लीजिए। ये देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बख्तियार खिलजी, आंसर हो जाएगा 98 के आंसर ए हो जाएगा। बख्तियार खिलजी को बिहार में मुस्लिम प्रमुख, जो मुस्लिम था उसकी प्रमुख स्थापना ये बिहार में जो जाता है ये बख्तियार खिलजी का ही जाता है श्रेय। और इसके अभियान के समय ही जो उस समय का राजवंश था सेन वंश, उस समय ही इसने आक्रमण किया था। और शासक जो थे ये लक्ष्मण सेन थे, ठीक, ये याद रखिएगा। तथा पाल वंश के शासक इंद्र प्रबुद्ध पाल थे। और अदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है जो कि बिहार शरीफ में अभी है, 1198 में ये हुआ था। और ये बख्तियार खिलजी का इसका नाम आता है इससे रिलेटेड कि जो लूटकर ये नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पहला मुगल शासक कौन था जिसका राजा अभिषेक पटना में हुआ था। तो पहला मुगल शासक कौन था जिसका राजा अभिषेक पटना में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये था फरुखशियार, ठीक, ये कायर बरदशाह भी इसे बोला जाता है। 99 का आंसर सी हो जाएगा। फरुखशियार जो था ये था 1711 में बिहार आया था ये। और वह पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था 1713 में, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो बिहार में देखिएगा कि पटना जो था ये मुगल कालीन प्रमुख केंद्र था मुगल काल में आपको व्यापार का। तो बिहार में सर्वप्रथम जो आपको विदेशी कंपनी आया था ये पुर्तगाली आया था। और बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ही सबसे पहले जो आए थे ये पुर्तगाली ही आए थे। वास्को डी गामा 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर जो केरल में स्थित है। और बिहार में जो पुर्तगाली आए थे इन जो आए थे ये 17वीं ईस्वी में आए थे, जो कि आपको हुगली होते हुए आए थे। हुगली जलमार्ग से पटना आए हुए थे, ये याद रखिएगा। तो ये 100 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन टोटल कराया मास्टर वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि एक और मैं मास्टर वीडियो दूं तो वो भी मैं ला दूंगा। देखिए अभी मेरा तबीयत खराब चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। और रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम भी हो रहा है, आवाज़ भी फंस रहा है जिसके कारण। तो अगर कुछ हुआ होगा त्रुटि तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगला वीडियो आएगा अगर आप लोग 100 कमेंट कम से कम करते हैं तो। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।